नमस्कार। नेपाल नेपालियों का है, उस कम्युनिस्ट ओली का नहीं जो चीन का पिछलग्गू बना हुआ है। नेपाल के हर नागरिक के राष्ट्रवाद का पूरा सम्मान है, लेकिन नेपाल के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली की जुमलेबाजी को उजागर करना बेहद जरूरी है। आज आपके लिए लेकर आया हूं नेपाल के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली की खोखली बोली का एक और सच। ओली ने ओखली में दे तो दिया है सर, लेकिन अब मूसल का उसको सता रहा है डर। नेपाल के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली ने भारत विरोध की ओखली में सर तो दे दिया है, लेकिन अब उन्हें मूसल का डर सता रहा है। शुरुआत करते हैं 8 मई 2020 से, जब भारत ने उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में धारचूला से लेकर के चीन की सीमा के नजदीक लिपुलेख तक एक सड़क का उद्घाटन कर दिया। इस सड़क को बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन ने बनाया है और यह सड़क हजारों फीट की ऊंचाई पर बनाई गई है। यह सड़क नेपाल, भारत और चाइना के ट्राई जंक्शन के नजदीक से गुजरती है। भारत के लिए सड़क का सामरिक महत्व बहुत ज्यादा है, क्योंकि चीन की जमीन हड़पने की संस्कृति को देखते हुए यह सड़क भारत के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। इसके साथ ही कैलाश मानसरोवर यात्रा का सफर भी इस सड़क के जरिए काफी छोटा और आसान हो गया है। 8 मई 2020 को जैसे ही भारत ने सड़क का उद्घाटन किया, नेपाल ने सड़क के निर्माण को लेकर विरोध जता दिया। नेपाल की ओर से कहा गया कि यह सड़क उसके एरिया में बनाई गई है। हाँ, यह बात सही है कि इस मसले पर बातचीत के लिए नेपाल सरकार की ओर से भारत सरकार को बातचीत के लिए कहा गया था। भारत सरकार ने भी इस पर हामी भर दी थी, यह कहते हुए कि कोविड की स्थिति से निपटने के बाद इस मसले पर बातचीत की जा सकती है। लेकिन नेपाल इस मसले पर तुरंत बातचीत चाहता था। तुरंत बातचीत के लिए भारत पर दबाव बनाने के मकसद से, या फिर यूं कहें कि भारत को झुकाने के लिए, नेपाल की ओर से 18 मई 2020 को एक नए नक्शे को कैबिनेट की ओर से मंजूरी दे दी गई। नेपाल के इस नए नक्शे में लिम्पियाधुरा, कालापानी और लिपुलेख को नेपाल का हिस्सा दिखाया गया था, जबकि भारत सरकार के मुताबिक ये तीनों भारत के हिस्से हैं। इसके अगले दिन यानी 19 मई 2020 को नेपाल ने यह नया नक्शा जारी भी कर दिया और इस दौरान नेपाल के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली के कूद जाऊंगा फान जाऊंगा टाइप के कई बयान भी सामने आए। इन बयानों के जरिए वो भारत को धमकाते दिखाई दिए। यहां तक ये लग रहा था कि नेपाल को एक ऐसा राष्ट्रवादी प्रधानमंत्री मिला है, ऐसा देशभक्त प्रधानमंत्री मिला है जो सीधे भारत को चुनौती दे रहा है। लेकिन ओली की पोल इसके बाद खुलनी शुरू हुई। दरअसल नेपाल ने जो नक्शा जारी किया है उसका संसद में 2/3 बहुमत से अप्रूवल जरूरी है। इसके लिए जरूरी है कि संविधान संशोधन विधेयक को 2/3 बहुमत से संसद में पास कराया जाए। नेपाल सरकार की ओर से सबसे पहली जो तारीख इस विधेयक को संसद में पेश करने के लिए दी गई वो थी 26 मई 2020। मंगलवार को इस विधेयक को संसद में पेश किया जाना था, लेकिन मंगलवार को यह विधेयक नेपाल की संसद में पेश नहीं किया गया। इसके बाद कहा गया कि यह अगले दिन यानी बुधवार को नेपाल की संसद में संविधान संशोधन विधेयक पेश किया जाएगा, लेकिन बुधवार को भी यह विधेयक नेपाल की संसद में पेश नहीं किया गया। इसके बाद एक और बयान आया कि इस विधेयक को शुक्रवार को संसद में पेश किया जा सकता है। खबरें आने लगी कि नेपाल ने इस विधेयक को होल्ड कर दिया है। जब शुक्रवार 29 मई 2020 को भी यह विधेयक संसद में पेश नहीं किया जा सका, तो यह साफ होने लगा कि नेपाल के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली सिर्फ हवाई राष्ट्रवाद फैला रहे हैं। नेपाल के हक और नेपाल की सीमाओं की रक्षा को लेकर उनका कोई गंभीर इरादा नहीं है। नेपाल की विपक्षी पार्टियों ने भी कहा कि नेपाल की सरकार ही इस विधेयक को संसद में पेश करना नहीं चाहती। हालांकि सरकार की ओर से यह कहा गया कि नेपाल के नए नक्शे से जुड़े विधेयक को लेकर जो विपक्षी पार्टी नेपाली कांग्रेस है वो विचार करना चाहती है और इसी वजह से यह विधेयक संसद में पेश नहीं किया गया। अब अगर नेपाल की सरकार और विपक्षी दल नेपाली कांग्रेस दोनों की बात को सही मान लिया जाए या फिर दोनों में से किसी एक की बात को सही मान लिया जाए, तो यह साफ हो जाता है कि नेपाल की संसद में नेपाल के नए नक्शे को लेकर के सहमति नहीं बन पाई है, इससे जुड़े विधेयक को लेकर सहमति नहीं बन पाई है। हालांकि नेपाली कांग्रेस की ओर से इस विधेयक को लेकर समर्थन की बात कही गई है, लेकिन साथ ही साथ नेपाली कांग्रेस का यह भी कहना है कि इस पूरे मसले को लेकर नेपाल को भारत से बातचीत करनी चाहिए। खबर यह भी है कि नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी के अंदर ही इस विधेयक को लेकर दो राय हैं और वहां से भी भारत के साथ बातचीत करने को लेकर कहा जा रहा है। वजह चाहे जो भी हो, लेकिन एक बात साफ है कि नेपाल की संसद में एक ऐसे विधेयक को पेश करने में देर हो रही है जिसका सीधा संबंध नेपाल की सीमाओं की रक्षा से है।
तो ऐसे में कई सवाल खड़े होते हैं। क्या नेपाल की सरकार और नेपाल की विपक्षी पार्टियों को लगता है कि अगर एक बार इस विधेयक पर आगे बढ़ गए तो फिर पीछे लौटना मुश्किल हो जाएगा? क्या नेपाल सरकार को यह लगता है कि अगर वाकई इस विधेयक को पेश कर दिया गया और इसको पास भी करा लिया गया तो उसके बाद भारत की तरफ से जो कड़ा पलटवार आएगा उसको नेपाल कैसे हैंडल करेगा? क्या नेपाल में इस बात को लेकर मंथन चल रहा है? अगर नेपाल इस विधेयक को संसद में 2/3 बहुमत से पास करा भी लेता है तो क्या इस विधेयक का पास करा लिया जाना ही नेपाल की सीमाओं की सुरक्षा मान लिया जाएगा, जब तक कि वो वाकई जमीन पर जाकर नेपाल के हिस्से को नेपाल में ना मिला पाए? तो जब इतने इफ एंड बट्स हैं और नेपाल इतना हिचकिचा भी रहा है तो फिर नेपाल के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली क्यों छाती चौड़ी करके भारत के सामने खड़े हैं? क्यों वो देश की जनता को बरगला रहे हैं राष्ट्रवाद के नाम पर? ओली साहब को सलाह है कि वो देश की जनता को बरगलाना बंद करें और चैन से नेपाल के लोगों को भी रहने दें और भारत के लिए भी कोई परेशानी खड़ी ना करें। और जब नेपाल की ओर से भारत से बार बार बातचीत का आग्रह किया जा रहा है तो फिर इतना हंगामा खड़े करने की कोई जरूरत भी नहीं थी। भारत को सीधे सीधे चुनौती देने की कोई जरूरत नहीं थी। कोरोना को लेकर भारत को बदनाम करने की कोई जरूरत नहीं थी। अगर सारी चीजें बातचीत से ही सुलझाई जानी थी, अगर अब भी आप बातचीत का ही इंतजार कर रहे हैं तो इतना रायता फैलाने का कोई मतलब नहीं था। दरअसल बात यह है कि नेपाल के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली की कुर्सी सिर्फ और सिर्फ चीन के राष्ट्रपति की कृपा से ही बच पाई है। उन्हीं की पार्टी का एक धड़ा उन्हें प्रधानमंत्री की गद्दी से उखाड़ फेंकने में लगा हुआ है। इसकी कोशिशें लगातार कर रहा है और देर सबेर यह सामने आएगा जब नेपाल के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली को अपना पद छोड़ना पड़ेगा। और यह सब मैं क्यों कह रहा हूं, इसके लिए मैंने 5 मई 2020 को एक वीडियो इसी चैनल पर डाला था। अगर आप चाहें तो इस वीडियो को देख सकते हैं। इससे आपको एक क्लियर हो जाएगा कि नेपाल के प्रधानमंत्री ने कैसे अपनी कुर्सी को बचाया और भारत के खिलाफ वो जो भी बयानबाजी कर रहे हैं उसमें चीन का कितना बड़ा हाथ है।